सो गाइज वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। बस जो चेंज होगा कि मैं आपको क्या अलग अनोखा पढ़ाने वाला हूँ वो बस इतना होगा कि रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या बला है, क्यों है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि सिल्वर में करंट बहुत ही आराम से फ्लो कर जाता है, लेकिन उसे कंपैरिजन में अगर हम दूसरे मेटल की बात करें तो उसमें करंट को फ्लो करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जब मैंने आपको पहला लेक्चर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का समझाया था तो मैंने आपके सामने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था। याद है कि मैंने ऐसे बहुत सारे सोडियम के एटम बनाए थे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे सोडियम के आयंस बनाए थे, एटम बनाए थे। तो इनसे क्या हुआ था, हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने छोड़ रखा था बेस्ड ऑन दियर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे सोडियम की 11 होती है तो 2 8 1 का हिसाब बैठता है, तो 2 और 8 स्टेबल होता है और एक आपका कंडक्शन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका एक स्ट्रक्चर है, सोडियम का एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह एल्यूमिनियम का एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम के केस में +3 होता है। ठीक है, कैल्शियम के केस में शायद 2+ होता है। तो इस वजह से क्या होता है ना, बहुत सारी मल्टीपल वजहों की वजह से क्या होता है कि जो जो भी मेटल का स्ट्रक्चर है ना, अंदर जो उसकी ज्योमेट्री है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करके, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचना होता है, जिसको आप बेसिकली करंट भी बोलते हो। ठीक है, क्योंकि मेटल्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज करंट। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर उसे एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो डिपेंडिंग ऑन द मेटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग, उसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर होती हैं। ठीक है, किसी को ज़्यादा कोलिजन सफ़र करने पड़ते हैं, किसी को कम कोलिजन सफ़र करने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको याद है फंडा बताया था आपको रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, तो ये जितना ज़्यादा होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते उस पर उतनी ही ज़्यादा देर एक्सेलरेशन एक्ट करता है, तो उसकी थर्मल वेलोसिटी उतनी ही बड़ी फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है अपनी बाइक का एक्सेलरेटर पुश करे रहने का, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपकी फाइनल वेलोसिटी जो आप अचीव करोगे वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर यही है कि ये जो टाउ है ना, ये डिपेंड्स ऑन द मेटल दैट वी आर कंसिडरिंग। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सिल्वर जो है, सिल्वर I guess it is the best conductor of electricity. Why it is the best conductor of electricity? Because क्योंकि इसके अंदर का जो जिस तरह से इसके एटम्स और आयंस और जो भी इसके अंदर की जो भी ज्योमेट्री है ना इसके एटम्स की, है ना, वो इस कदर है, इस तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, या ये वो रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ जिस रेजिस्टेंस को मैं आपको समझा रहा हूँ। रेजिस्टेंस वो इंग्लिश वाला रेजिस्टेंस, बेसिकली कम से कम बाधाएं मिलती हैं इस इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में जाने के लिए, जिस वजह से उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि हमें क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, सो बेसिकली आपको पता होगा किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो जब मैं आपको रेजिस्टिविटी पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के फिलहाल मान लो कि आप किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना रहे हो, सो इट विल कम आउट एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज और बढ़ाओगे तो करंट और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। मतलब एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, V इज इक्वल्स टू IR लिख देंगे, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये रिलेशन है ना कि रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, इस पूरी चीज को ना, इस पूरी राम कथा को क्या बोलते हैं, हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ओम्स लॉ जो होता है ना, वो हर बार वैलिड नहीं होता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया, ये मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि जब भी आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट हमेशा प्रोपोर्शनली बढ़ेगा और एक ग्राफ एकदम सीधा रहेगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आपका ओम्स लॉ फेल कर जाता है। ठीक है,
वो कहाँ कहाँ फेल करता है और किन किन केसेस में फेल करता है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। खैर, इस लेक्चर को फिलहाल खत्म कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, दैट मीन्स इट इज़ अ रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज का जो आपका एसआई यूनिट होता है दैट इज वोल्ट्स, करंट का एम्पियर होता है, तो इसका जो यूनिट होता है दैट इज वोल्ट्स पर एम्पियर। इसको हम ओम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओम्स लॉ है, ओम वगैरह ने कुछ डिस्कवरी वगैरह करी थी, जिस वजह से इसका जो यूनिट है दैट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ओम्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कि ये ओम्स लॉ कहाँ कहाँ फेल हो जाता है। सो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सायोनारा।